सो ये वाले टॉपिक देख लिए ना आप, इसमें वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाएंगे। चैप्टर का नाम पता है ना कौन सा है? डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको कि डी एंड एफ ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। ठीक है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटे बहुत सिंपल सा ये, डी और डी के टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? 5। डी जो सबशेल होता है हमारा उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 और 1 5। इन सबकी एनर्जी बराबर होती है। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका नाम होता है डी वाई जेड, इसका नाम होता है डी एक्स जेड, इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर। समझ में आया? पहले आपको इन ऑर्बिटल्स की कुछ प्रॉपर्टी समझनी है। वो क्या? ये जो पहले 3 ऑर्बिटल है ना, ये तीनों ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं। देखो ना, अगर आपके पास ये क्या ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो पहले वाला ना डी एक्स वाई, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा ऐसे। समझ में आया? ये भी ऐसा होगा, अगर ये वाई एक्सिस है ये जेड है, तो ये ऑर्बिटल आपका ऐसे होगा, ये भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है वो कैसे होगा? अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वो वाला ऑर्बिटल आपका एक्सिस के ऊपर होगा। समझ में आया? ये वाला ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है और लास्ट वाला भी एक्सिस के ऊपर है, जेड स्क्वायर। मान लो ये जेड एक्सिस है, अगर तो ये ऐसे और एक भी रिंग होता है बीच में। तो इसका मतलब पहले वाले 3 ऑर्बिटल कहां पे? बोलो, बिटवीन द एक्सिस। और दूसरे वाले 2 अबव नहीं, ऑन द एक्सिस है। ठीक है ना, ये ऑर्बिटल आपके ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस। मेरे बीच में ना माइक बंद हो जाता है, ध्यान रखना। लाइट बंद हुई तो समझना माइक बंद है, आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रहा फिर। ठीक है, तो ये कहां पे है? बिटवीन द, और ये कहां पे है? ऑन द एक्सिस। समझ में आ गया? अब क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है, पहले इसको समझ लो। ये जो डी ऑर्बिटल है, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बच्चे इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, से मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? क्या हो गया तुमको? तो इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, ये सिर्फ डी ऑर्बिटल है, या लाइक आपके आयरन का जो डी ऑर्बिटल है वो ऐसा होगा। समझ में आया? अभी तक वो ऐसा है, उसमें 6 होंगे डी में, ये नॉर्मल है, मतलब इन सबकी एनर्जी अभी बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं अभी ये कौन से ऑर्बिटल है? डी जनरेट ऑर्बिटल है। अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, अभी तक ये नॉर्मल डी है। ठीक है, सिंपल डी है, नॉर्मल एलिमेंट है, जुड़ा नहीं है किसी के साथ भी। अब होगा बच्चे पता क्या, ये डी का जो ऑर्बिटल है, जब ये ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में मतलब जब ये किसी के साथ लिंक होकर कंपाउंड नहीं बनाया हुआ है, उस टाइम तक इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? बराबर। समझ में आया? अब इसके ऊपर जुड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक चीज आ जाएगी, उसको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स आ जाएंगे जुड़ने के लिए। अब ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। बच्चे मेटल के डी में भी इलेक्ट्रॉन थे, उनके ऊपर भी कौन सा चार्ज था? और लिगेंड के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? इसका मतलब जब लिगेंड इनके साथ जुड़ने के लिए आएगा तो इनके बीच में रिपल्शन होगी, खतरनाक वाली रिपल्शन होगी। समझ में आया? उस रिपल्शन की वजह से ये डी ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? बताओ मुझे, जब आपका मेटल ग्राउंड स्टेट पे था तो उसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी? सेम, सारे के सारे ऑर्बिटल एक ही एनर्जी में थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड आ गया जुड़ने के लिए, तो इसके नेगेटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो गई? रिपल्शन हो गई, जिस रिपल्शन की वजह से ये आपका मेटल का डी ऑर्बिटल 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रही बात? 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड कैसे होगा वो समझो। पहले 3 ऑर्बिटल कहां पे थे? बिटवीन द एक्सिस। और अगर लिगेंड आया बिटवीन द एक्सिस से, तो इन्हीं को एनर्जी मिलेगी ज्यादा, है ना? फर्स्ट 3 वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल के केस में। किसके केस में? ऑक्टाहेड्रल के केस में अटैक बिटवीन द एक्सिस होता है। समझ में आया? समझ में आ रही बात या नहीं? और अगर आपका लिगेंड आया ऑन द एक्सिस, तो क्या होगा?
ऑन द एक्सिस आया, तो ऑन द एक्सिस तो ये दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई बच्चे? क्लियर है या नहीं? तो बेसिकली होना ये है कि ये जो डी ऑर्बिटल है आपके 5, ये स्प्लिट हो जाएंगे दो हाफ में, हो जाएंगे दो हाफ में डिवाइड। जहां से ज्यादा रिपल्शन लगेगा वो पार्ट ऊपर चला जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और दूसरे पार्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ये पता क्या होने वाला, अब पहले तो शुरू में इन सब की एनर्जी बढ़ेगी, पांचों के पांचों की, 1 2 3 4 और 5, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद पता है क्या होगा? ये दो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। 3 ऑर्बिटल यहां बना दिए मैंने, और 2 ऑर्बिटल मैंने यहां पे बना दिए। समझ में आया? ठीक। तो क्या बोला मैंने अभी? ये 5 जो ऑर्बिटल है ये दो पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। एक हाफ की एनर्जी क्या होगी? हाई, और एक हाफ की एनर्जी क्या होगी? लो। समझ में आया? पहले इन पांचों की एनर्जी क्या थी? जल्दी बताना। सेम थी। फिर क्या हुआ? लिगेंड ने अटैक किया। लिगेंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और मेटल के डी में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गई? रिपल्सन, जिसकी वजह से आपका डी ऑर्बिटल कितने भाग में डिवाइड हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक की एनर्जी हाई और एक की एनर्जी, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा ये डिपेंड करता है लिगेंड ने अटैक कहां से किया। अगर लिगेंड अटैक करेगा बिटवीन द एक्सिस तो पहले 3 की एनर्जी बढ़ेगी, अगर लिगेंड अटैक करेगा ऑन द एक्सिस तो लास्ट के 2 की एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आ गया? और लास्ट देखो, एक चीज क्लियर कर देता हूं, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल, उसमें अटैक ऑन द एक्सिस होता है। अब खुद याद रखना, ऑन द एक्सिस अटैक होता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बिटवीन द एक्सिस अटैक होता है, बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 3 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे। टेट्राहेड्रल में अटैक कहां हुआ? बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पहले 3, तो यही ऊपर जाएंगे। टेट्राहेड्रल के केस में ये पहले 3 ऊपर जाएंगे। क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, पहले थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पहले ये 3 ऑर्बिटल कहां जाएंगे? टेट्राहेड्रल में अटैक कहां होता है? जल्दी बोलो। बिटवीन द एक्सिस, तो ये 3 ऊपर होंगे टेट्राहेड्रल में। और ऑक्टाहेड्रल में अटैक कहां होता है? ऑन द एक्सिस, तो ये 2 ऊपर जाएंगे। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ऑक्टाहेड्रल का ही है। समझ में आ गया? अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए ना पुत्र। ये कितना एनर्जी है? इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे ये बताओ? मेरी बात इधर सुनो बच्चे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, तो आपने बोलना है कि जब मेटल ग्राउंड स्टेट में होता है, जब मेटल ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके 5 के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? क्या होती है? सेम होती है। मतलब उसको हम बोलते हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, यही बोलते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लिगेंड अटैक करता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के डी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है? रिपल्शन। जिस रिपल्शन की वजह से आपका डी ऑर्बिटल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। स्प्लिटिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डी स्प्लिटिंग बोलते हैं। समझ में आया? पहले पांचों की एनर्जी क्या थी? 3 पॉइंट तो सारे हैं। पहले सबकी एनर्जी क्या थी? जब तक वो न्यूट्रल था, मतलब जब तक वो ग्राउंड स्टेट में था। लेकिन जैसे ही आपका लिगेंड जुड़ने के लिए आया तो उनके बीच में क्या हो गई? रिपल्शन। और वो रिपल्शन स्ट्रांग होगी कि वीक, वो डिपेंड करता है लिगेंड की टाइप पे। लिगेंड की 2 टाइप्स होती हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है और वीक फील्ड लिगेंड कम रिपल्शन कॉज करता है। समझ में आया? उस रिपल्शन की वजह से वो 2 हाफ में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। एक हाफ की एनर्जी ज्यादा और एक हाफ की एनर्जी कम, और आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसका मतलब अभी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। पहले मेटल शुरू में क्या था? अकेला, अब कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब ध्यान से देखना बच्चे, इधर देखो, इधर मान लो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। बेटे इधर समझो, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए, ठीक है। तो पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां फिल होंगे? अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डी स्प्लिटिंग। डी स्प्लिटिंग, इसका नाम होता है EG ऑर्बिटल, इसका नाम होता है T2G ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 4। तो यहां पर फिल करो, पहले लोअर फिल होगा फिर हायर फिल होगा। तो पहले 1 2 3, ठीक है। अब एक कहां जाएगा? इधर, बट इसके पास अब 2 ऑप्शन, यहां तो यहीं पे पेयर हो जाए, यहां तो ऊपर चला जाए। अब ऊपर कब जाएगा और यहीं पे पेयर कब होगा वो बताता हूं।
बेटे अगर ये गैप होगा ज्यादा, खुद बताना मुझे, अगर ये गैप होगा ज्यादा तो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही पेयर हो जाएगा। अब ये गैप ज्यादा क्यों होगा, इसका मतलब रिपल्शन बड़ी स्ट्रांगली हुई है। रिपल्शन क्यों स्ट्रांग हुई है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग फील्ड था। समझ में आया? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कौन सा होता है? कार्बोनाइल आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, साइनाइड आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। समझ में आया? अमोनिया आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अगर आपके मेटल के साथ इनमें से कोई जुड़ने के लिए आएगा ना, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पहले नीचे पेयर होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे पेयर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, डायरेक्ट वो ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। सो अब मैं यहां पर वीक फील्ड की बात कर लेता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन से ऊपर चला गया, कहां चला गया? ऊपर चला गया। या फिर आप मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि मैं अभी स्ट्रांग फील्ड तो वीक फील्ड के बारे में आपको बता नहीं रहा हूं। हाँ जी मैम, चलने तो इसको, कोई बात नहीं। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। रोका तो नहीं था ना उसको? चलने दो आज 2 घंटे का वीडियो, 3 घंटे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? कौन सा लिगेंड था ये? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करता है? जोर से धक्का मारता है। समझ में आया? जिसकी वजह से इनका गैप क्या हो जाता है? ज्यादा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। समझ में आया? अब बच्चे आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कितने इलेक्ट्रॉन? ये D4 का कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है? तो D4 में सारे ऑर्बिटल नीचे। अब मुझे बताना, मैंने ये जो डायग्राम बनाया इसमें लेकिन स्ट्रांग फील्ड है वीक फील्ड? स्ट्रांग फील्ड, क्योंकि नीचे ही पेयर हुआ। तो याद रखना, जब पेयरिंग हो जाती है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। कौन सा लिगेंड होगा? था ना स्ट्रांग फील्ड। सबको समझ में आया ना? अब देखो एक और चीज बताता हूं। अगर बच्चे ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, पहले बताओ ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है? बना या नहीं? ओके, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? यूवी रीजन में से, यूवी रीजन मतलब, सॉरी यूवी नहीं, विजिबल। कौन सी रीजन? विजिबल में क्या आता है? विबग्योर। मतलब अब ये कॉम्प्लेक्स पता क्या करेगा? लास्ट स्टेप, ये कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन में से लाइट एब्जॉर्ब करेगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा था ना, पहुंच पा रहा था नहीं, तो अब ये कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के चला गया यहां पे। क्लियर हुआ? अब थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर ही आ जाएगा। आपको पता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस कहां आता है? ग्राउंड स्टेट में। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। मतलब ये डी और डी ट्रांजिशन है। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ना पुत्र, तो ये क्या इमिट करेगा पता है? रेडिएशन। क्या इमिट करेगा? रेडिएशन। इन रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगी आपके कंपाउंड का कलर। इसीलिए होता है कंपाउंड का कलर। समझ में आया? अब बताओ डी ब्लॉक के कंपाउंड कलर क्यों होते हैं? जल्दी से बताना। और एक चीज यहां पे पहले मैं इसका एक एक्सेप्शनल केस आपको बता दूं। मुझे बताना बच्चे, अगर यहां पे 10 होंगे इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 9 और 1 10, एक इधर पेयर हो गया और इधर भी पेयर हो गया, हो गए 10। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर से नीचे आएगा तब तक रेडिएशन नहीं निकलेगी, तो तब तक कलर नहीं आएगा। समझ में आया? इसका मतलब D10 के कंपाउंड कलर नहीं होंगे और D0 के भी नहीं होंगे, वो तो पता ही है आपको। D0 का मतलब क्या हो गया? खाली। तो लिगेंड आएगा तो रिपेल किसको करेगा? उसमें तो DD स्प्लिटिंग और DD ट्रांजिशन कुछ भी पॉसिबल नहीं। आपको समझ में आया? कलर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन सी 2 चीजें चाहिए? कलर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है और 0 नहीं होना चाहिए और 10 नहीं होना चाहिए। बाकी सभी कंपाउंड क्या बना सकते हैं? कलर बना सकते हैं। हाँ, डीडी स्प्लिटिंग तो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो कलर कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं? अब मैं शुरू से सिर्फ 1 मिनट में आपको ये बताने वाला हूं पूरी थ्योरी। ठीक है? मेटल जब ग्राउंड स्टेट में था तो उसके पांचों के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी? सेम थी। डीजनरेट था वो, डीजनरेट ऑर्बिटल थे। जब लिगेंड ने अप्रोच किया और कॉम्प्लेक्स बनाया तो मेटल के ऑर्बिटल कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 2 पार्ट में। कौन से 2 पार्ट? एक एनर्जी हाई, एक एनर्जी लो। मतलब एक P2G सेट बन गया और एक EG सेट। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा ये डिपेंड करता है कि लिगेंड ने अटैक कहां से किया। अगर बिटवीन दा करता है तो पहले 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, ऑन दा करता है तो लास्ट के 2 की बढ़ेगी। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉम्प्लेक्स अगर विजिबल रीजन में से, अगर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा विजिबल में से ही लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है ना? अगर कहीं और से करेगा तो वो हमको कलर दिखेगा ही नहीं। तो अगर वो विजिबल रीजन में से लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो उसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और फिर वो एक्साइटेड स्टेट से वापस कहां आएगा? ग्राउंड स्टेट में। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन।
उन रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगी कि आपके कंपाउंड का कलर कैसा होगा। समझ में आ गया बच्चे? तो ये था हमारा पहला जो कैरेक्टर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर कॉम्प्लेक्सेस। तो डी ब्लॉक के कंपाउंड कलर कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? एक पार्ट के एक मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू, एक लाइन में आंसर देना, ज्यादा थ्योरी लिखने की। तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ डी डी स्प्लिटिंग एंड डी डी ट्रांजिशन। समझ में आ गया? फिर आगे यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का, पहले 1 मार्क्स का गया, अब 2 मार्क्स का आ गया। अब आपको इसमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। अब आप लिखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एंड ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर दे फॉर्म कंपाउंड विद द लिगेंड दे शोज डी ट्रांजिशन एंड डी स्प्लिटिंग, दैट्स व्हाई द कंपाउंड्स आर कलर। और अगर आगे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर ये आपको सब कुछ बताना पड़ेगा जो मैंने बताया कि पहले वो डीजेनरेट था, है ना, फिर लिगेंड आया, 5 में आएगा नहीं, 5 में आएगा तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक पूछे होंगे, एक नहीं पूछा जाता। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? डी ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन क्या होती है? मान लो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया और फिर वापस आया, दैट इज द ट्रांजिशन। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और डी एक्साइट होता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। डी स्प्लिटिंग लिखा ना उत्तर मैंने, डी स्प्लिटिंग और डी ट्रांजिशन। क्लियर हो गया आपको ये सबको? अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? आपको एग्जाम में पूछा है, देखो क्वेश्चन, HCCl3 कलर्ड है या नहीं है ना, ये पूछा है। स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड कलर है या नहीं? पहली बात, आपको डी ब्लॉक की 3D सीरीज के सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। बताना जल्दी से, कौन से एलिमेंट्स है? शक्ति, विकर्मण, फिकोनिकोजन, यही थे। ये 3D के एलिमेंट्स है, याद रखना 3D। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको नहीं आएगी, आप कोई भी पॉइंट सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। ये डी एलिमेंट है, इनकी सिर्फ फाइनल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखो। स्कैंडियम होता है 3D1 और 4s2, ये होता है 3D2 और 4s2, ये होता है 3D3 और 4s2, और 3 के बाद सीधा 5 होगा, 4 नहीं होता, और 9 भी नहीं होता, 8 के बाद सीधा 10 होता है। क्या होगा अगला? 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 एंड 3D10 4s2। समझ में आया? ये बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसी के बेसिस पे होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। लिखा? ये दिख रहा है बोर्ड पे? लिख लिया आपने? अब बात करते हैं, आपको पूछा था स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलर है या नहीं। आ जाओ स्कैंडियम पे, ये है ना स्कैंडियम, है यही? बच्चे इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। HCCl3 यही है। आपको बोला था स्कैंडियम में ये कलर है या नहीं, तो सबसे पहले आप स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कैसे निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर? एक्स ले ले, प्लस कितने क्लोरीन है, इंटू -1 इक्वल्स टू 0। पता चला कि नहीं? क्लोरीन पे -1 होता है, तो एक्स कितना आएगा जल्दी बोलो? x -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस, इसका मतलब यहाँ पर स्कैंडियम पे कितना चार्ज है? +3। +3 का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, पॉज किया? फ्लैश क्यों ऑन हो गई? चलो ठीक है। तो इसका कितना चार्ज आया? +3 आया। कितना आया? +3। क्या मतलब है +3 आने का? इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तब कॉम्प्लेक्स बना आपका। बच्चे इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इधर देखो, इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बचे कितने? एस में कितने थे? 2, और डी में कितने थे? 1। सारे निकल गए, कितना हो गया? डी 0। आपको मैंने पहले ही बताया डी 0 कलर नहीं होता है। इसका मतलब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलर नहीं होगा। पता चला ये कलर क्यों नहीं है?
क्योंकि बच्चे जब आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो कितना आया 3, और स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 3, डी में 1 और एस में 2, तीनों निकाल दिया आपने, तो कितने हो गए 0। तो D0 वाला कंपाउंड कलर नहीं होता है। एक क्वेश्चन और, जिंक क्लोराइड कलर होगा नहीं। आ जाओ जिंक पे, जिंक के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, और यहाँ पर जिंक का चार्ज ये देखो सामने लिखा है, जिंक का इतना चार्ज है यहाँ +2, जिंक के ऊपर यहाँ पे +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले इसमें से 2, तो ये एस वाले दोनों निकाल दो, डी में कितने हैं, तो 10 वाला भी कलर्ड नहीं होता। समझ में आया बच्चे? ओके, पहला पॉइंट सबको क्लियर, नोट किया ये आप, जल्दी से करो जल्दी से। ये हमने सिर्फ फाइनल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो ना, वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, यहाँ पे आता है आपका 4s के बाद 3d, 4d, 5d और 6d, यहाँ पे आता है 4f और यहाँ पे आता है 5f। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, फिर इसमें जाते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे जाते हैं। एस में आते हैं, कोई भी एस होगा 2, p में 6, d में 10 और f में 14 आते हैं। बात समझ में आ गई? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर तो 21 है, तो 21 के लिए कितने आएंगे 2, s में 2, s में 2, 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21, तो लास्ट वाला ही आया ना, s में 2 और d में 1, वही लिखा था मैंने। मिटा दो इसको, आ जाओ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे। बस इसमें ज्यादा टाइम लगा, बाकी वाले छोटे छोटे हैं, ठीक है, सिंपल से हो जाएंगे आप। सेकंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ना बच्चे, आपको क्वेश्चन पता कैसा आएगा बोर्ड में, यहाँ की बच्चे इसमें से एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया था इस बार नीट में, ये जो भी करवाने जा रहा हूं मैं आपको। अब ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या बताना है आपको, पैरामैग्नेटिक बताना है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, बस दो। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, जिसमें फुली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन्स। यही होता है ना। इसके लिए आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। लाइक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, Fe+2 और Fe+3, इन दोनों में से कौन ज्यादा मैग्नेटिक है, ठीक है, निकालना पड़ेगा। पहले तो Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना क्या था, 3d6 4s2, आयरन था 3d6 और 4s2, यही था। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसने बच्चे, इधर समझो, उधर देखने से कुछ नहीं होना, इधर ध्यान दो। आयरन के ऊपर कितना चार्ज है +2, +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लेकिन ये मैंने नॉर्मल आयरन लिखा है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो पहले एस में से निकलते फिर डी में से निकलते, तो निकाल दिया आपने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कितना हो गया 3d6। अब डी बना लो, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिज्म है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं इसको, म्यू इज इक्वल्स टू √ऑफ n इंटू n+2। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। देखो इसका आंसर क्या है, √ऑफ 4 इंटू 4+2, ये आएगा 4 to the 4 and 2 6, 6 4 24, √ऑफ 24। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, 25 का रूट आपको पता है 5 होता है, तो 24 का ना अपने अप्रॉक्स में 4.9 लेना है। कितना लेना है? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर ना कभी भी ये यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आगे 4, तो आप जल्दी से लिख देना सर आंसर इज 4.9। इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5, आंसर इज द 5.9। समझ में आया? ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स। आप ऐसा बोर्ड में कर सकते हैं, एंट्रेंस में आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे 3 आएगा आंसर बताओ, 3.9। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 2, तो आंसर 2.9। 1 के लिए निकालना पड़ेगा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो √3 कितना होता है 1.41।
√2 होता है ये ना, √1.7 कुछ होता है ना, कितना 7, चलो जितना भी होता है 1.7 तो होता है, इतना पता है मुझे, 714 होता है पूरा, 714 आई थिंक, पता चला आपको। रूट मुझे बताना अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, आप सबके आंसर दो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस कितना कितना म्यू उसका, डाइपोल मोमेंट कितना है, कितना है √3 कितना होता है 1.7, ठीक है। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे, चलो दो के लिए निकालो, 2 × 2 2 to 4 4 to 8 9 का कितना होता है 3, तो 2.9 आंसर ले लो। समझ में आया कि नहीं, आगे तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा दिया था, जल्दी बताना। इसको ना फटाफट से कर सकते हो, आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देखो शक्ति बी कर्मन फी को नी को और जन, इनका एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, डी में 1 है, टाइटेनियम में 22 है तो 2, डी में 2 है। ऐसे आपको मैंने आयरन पूछा तो देखो शक्ति बी कर्मन फी 6 आया, तो इसके डी में कितने होंगे 6, समझ में आया। 4 वाले में 4 नहीं 5 होंगे, और 8 वाले में 8 नहीं 9 होंगे, क्योंकि मैंने आपको सॉरी 9 8 के बाद 9 नहीं आता, सीधा 10 आता है। 9 नहीं होंगे किसी भी डी में, और 4 नहीं होंगे। 4 की जगह सीधा कितना आएगा 5, और 8 की जगह सीधा कितना लेना है 10। अब आयरन का केस था तो आपने किया शक्ति वी कर मन फी 6 आया ना, 6 का मतलब उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 4 आएगा तो 5 होंगे, 8 आया तो 10 होंगे। समझ में आया बच्चे। तो आप उसमें से कितने आपने निकाल दिए, दो इसमें 2 ही रहते हैं, 2 निकालने पे 6 बचे। 6 मतलब 4 अनपेयर्ड मतलब म्यू की वैल्यू 4.9, ठीक है। अब इसमें करो Fe3 पॉजिटिव में, डी में कितने थे बच्चे, आयरन का क्या था, आयरन का था 3d6 एंड 4s2, यही था ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इधर से गए 1 इधर से गया, कितने बचे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज 5.9। पता चला कि नहीं, √35 लेना ना आपने, तो √35 नहीं, हाँ 35 भी तो लेना है, 36 होता तो 6 लेते, आंसर इज 5.9। समझ में आया कि नहीं। अब कौन ज्यादा मैग्नेटिक था, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे बच्चे, ये मैग्नेटिक मोमेंट ही निकाल दो आप यूं, ये यही है मैग्नेटिक मोमेंट। किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा, जिसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में Fe3+। एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताना जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चन करो जल्दी से, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, Cr+2 और Cr+3, जल्दी से Cr+3 करके देखें। क्रोमियम का कितना होता है, शक्ति बी का 4, तो इसका होगा 3d5 4s1, ये होता है ना क्रोमियम का 3d5 4s1। कितने निकालने हैं, 2, एक इधर से गया एक इधर से गया, डी में कितने आए, तो आंसर आया 4.9। इसमें कितने निकालने हैं 3, तो एक इधर से तो 2 इधर से, तो इसमें 3 आए सिर्फ, तो इसका आंसर कितना आया 3.9। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। समझ में आया ये आपको, पक्का। 2 करैक्टर हमारे हो किसमें, थ्योरी इसमें पूछेंगे नहीं, इसमें न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी में पूछेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, वो अट्रैक्ट होता है, जिसमें फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायामैग्नेटिक, वो रिपेल होता है। चलो एक और कर लो, लिखो Zn+2 और Zn में से कौन होगा ज्यादा पैरामैग्नेटिक, पहले निकाल के तो देख लो क्या आएगा 0। Zn आपको पता है, जिंक, एक चीज याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो 3 एलिमेंट है ना, इनका डी हमेशा फिल रहता है। ये 3d10 है, ये 4d10 है, और ये 5d10 है। क्लियर हो गया। तो ये डी वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करते। बताओ डी के कंपाउंड कलर होते हैं, पहला ही तो पढ़ा आज हमने, ये नहीं होते, ये नहीं होते, इनका कोई कंपाउंड कलर नहीं होता। क्या डी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये कोई नहीं करते। डी वाली ये एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसलिए इनको बाहर निकाला हुआ। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन से ऐसे एलिमेंट है बच्चे, कई बार क्या होता है ना, एक घर में ना किसी पिताजी के ना 5 बच्चे होते हैं, पहले वाले होते थे, आजकल कम होते हैं, है ना। 5 बच्चे हैं किसी के, तो उसमें से 2 कमाने वाले होते हैं और बाकी खाने वाले होते हैं।
समझ में आया? सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ती है? बाकी 3 को पड़ती है। मतलब उनको निकाल लेंगे, रखेंगे, वो घर के अंदर कोई काम नहीं करेंगे। समझ में आया? वैसे ही ये 3 एलिमेंट है हमारे पास, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये भी डी में रखे हुए हैं, सिर्फ नाम मात्र के, प्रॉपर्टी उनके लिए कोई भी शो नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज तब शो होती हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन का यूज करें बॉन्ड बनाने के लिए। ये ऐसे अपना डी हमेशा फुल रख रहे हैं, मतलब ये खा खा के फिट गए हैं, इनका पेट फूल गया है, मतलब ये काम कोई नहीं करेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी का कोई यूज नहीं करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्डिंग, अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी, they are not considered as transition elements, they are d block elements, they are not considered as transition elements because they doesn't show any of the property of d block elements. Okay, तो ये जिंक ही तो था, जिंक को चाहे 2 पॉजिटिव में लो चाहे Zn लो, वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब निकाल के देख लो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d10 और 4s2। इसकी भी क्या होगी, 3d10 और 4s2, यही होगी ना? तो इसमें 2 निकाल दो, डी क्या रहा, फुल। जब डी फुल है तो अनपेड 0, अनपेड 0 तो म्यू 0, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n है ही नहीं उसमें, 0 है तो 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। कितने करैक्टर हो गए बच्चे? 2 करैक्टर हो गए। ठीक है, आ जाते तीसरे करैक्टर। नेक्स्ट इज formation of interstitial compounds, formation of interstitial compounds। देखो बेटे, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक, ये मेटल्स हैं, आपको सबको ही पता है। और मेटल्स जब भी पैक होते हैं तो उनके एटम बहुत क्लोजली पैक होते हैं, होते हैं क्लोजली पैक। लाइक मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये मान लीजिए आपका एटम है आयरन, कोई एक एटम है डी ब्लॉक, ऐसे पैक हो गए, हो गया पैक। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसकी पैकिंग मैं कर रहा हूं तो क्या इसके बीच में कोई स्पेसिस बच रही है? दिख रही है आपको ये स्पेसिस? ये जो स्पेसिस है ना, इन स्पेसिस को क्या बोला जाता है? They are known as interstitial, आपने ये सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा, इंटरस्टिशियल साइट्स, और इनको वाइड्स भी बोलते हैं ना, इंटरस्टिशियल साइट्स। अब इनका साइज इतना छोटा है कि इसके अंदर आप स्मॉल साइज वाला एटम फिट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इसके अंदर हाइड्रोजन डाल सकते हो, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट डाल सकते हो, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब स्मॉल साइज वाले एटम है। अब आप इसको मेल्ट करो, इसमें ये डाल दो, सॉलिडिफाई कर दो, तो ये सारे छोटे एटम ये स्पेस ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है सारी स्पेसेस लेंगे, कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा फिर बताना बच्चे? पहले आपका मेटल सिंगल था, किसी का जुड़ा था नहीं, फिर आपने इसमें कौन से एटम डाल दिए? स्मॉल साइज वाले एटम। किसमें फिट हुए वो? इंटरस्टिशियल साइड में, तो कंपाउंड बन गया ना। अब ये कंपाउंड होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आया? अब इसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। हाँ जी मैम, हाँ हाँ ठीक, ओके मैम, थैंक यू। चल रही माइक? स्टिल वर्किंग? तो ये समझ में आ गया आपको? तो क्या लिखोगे आप, क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? देखो, there are the voids present in the D block elements. In their packing there are small voids, and the small sized atom gets fit into that particular sites, and that sites are known as interstitial sites. When the compound is formed, then the compound is known as interstitial compound. क्या होते हैं interstitial compound? सिंपल भाषा में बताएं, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो छोटे voids होते हैं, interstitial sites होती हैं, उनको कौन ऑक्युपाई करता है? छोटे साइज वाले एटम। अगर करेगा हाइड्रोजन तो उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या बोलेंगे? अगर करेगा बोरान तो बोलेंगे बोराइड, अगर करेगा कार्बन तो बोलेंगे कार्बाइड। बात समझ में आई? और अगर होगा नाइट्रोजन तो बोलेंगे नाइट्राइड। और दूसरी बात, ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आपके पास बनेंगे ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होंगे। कौन से होंगे? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। बट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है?
कि इसमें आपके एटम का और छोटे साइज वाले एटम का रेशियो बराबर नहीं होगा। लाइक मैं अगर आयरन का फॉर्मूला लिखूं हाइड्रोजन के साथ FeH, तो ले से ये अगर 2 है, H मान लो कि 1.73 है, रेशियो बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज द थर्ड फैक्टर विच इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? क्या वॉइड ऑक्युपाई करेंगे मतलब? which have the voids occupy the small sized atoms like carbon, hydrogen, boron, nitrogen। समझ में आ गया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और हाइड्रोजन होगा तो हाइड्राइड, बोरान के केस में बोराइड, कार्बन के केस में कार्बाइड, नाइट्रोजन के केस में नाइट्राइड। बच्चे फोर्थ फैक्टर बोलो अब। व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर? यूज एज ए कैटलिस्ट एंड एटॉमिक। पहले मैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करूंगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। क्या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक वो होते हैं, जैसे तुम अभी क्लास में बैठे हो, कितने बॉयज हैं आपकी क्लास में और गर्ल्स? तो रेशियो सेम है, तो ये अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो गया। रेशियो सेम होगी तो स्टोइचियोमेट्रिक, रेशियो सेम नहीं हुई तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं कौन सा फैक्टर, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें दो फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। नहीं, कोई लंडन लंडन नहीं है, यहां पर कुछ और ही फोर्सेस है, ध्यान दीजिए आप बेटे। जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है? और इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, इसके डी में 2, इसके डी में, इसमें 4 नहीं आते ना, सीधा कितना आता है? 5, फिर दोबारा से 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10 और फिर से, यही है ना बच्चे? क्लियर हो गया? आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो मुझे बताना कि क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है? बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर? पक्का? ये 3D था, तो ये भी कौन सा था? सभी 3D है ना, ये है कि नहीं? ध्यान से समझना बच्चे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने। समझ में आया? इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो अगर बच्चे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। समझ में आया? तो पहले तो मैं एक जनरल लिख रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर ये ना, ये चीज रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होता। 20 तो इसका ट्रेंड मैं पहले बता देता हूं, मिडिल तक क्या होता है? डिक्रीज, उसके बाद कांस्टेंट रहता है और लास्ट में डिक्रीज के बजाय इंक्रीज होता है। क्या बोला मैंने? ट्रेंड यहां तक डिक्रीज, यहां तक क्या होगा? डिक्रीज, फिर यहां तक क्या होगा? कांस्टेंट, और फिर लास्ट में क्या होगा? इंक्रीज। अब इस चीज को ध्यान से समझना, ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैं स्कैंडियम, हाँ यहां तक बच्चे डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट, मिडिल तक डिक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो, यहां पर मैं पहले स्कैंडियम की बात करूंगा। इधर देखना सभी बच्चे, स्कैंडियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही चार्ज होता है। कितना है? तो 21 पॉजिटिव है। और इसके डी में इलेक्ट्रॉन कितने? 1। आ जाओ अगले एलिमेंट पे, टाइटेनियम पे कितना चार्ज है न्यूक्लियस पे? 22 पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? वेनेडियम पे आ जाओ, 23 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कितने? 3। अगले पे आ जाओ, क्रोमियम पे चार्ज कितना है? 24 होगा, हाँ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कितने? 5। डी में बता रहा हूं मैं सिर्फ। समझ में आया बच्चे? यहां पर ना दो फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं, ध्यान से देखना। इन सभी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, जिसको बोलते हैं इंटर
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं? ये फोर्स पता क्या करती है? एटम को साइज को बड़ा करती है। रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्स साइज बढ़ाएगी। और दूसरी फोर्स क्या है? ये न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है? न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है? और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? तो ये अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, ये साइज को क्या करती है? डिक्रीज करती है। और ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थी, ये साइज को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। समझ में आया? दो फोर्सेस कौन सी यहां पे काम कर रही है बताओ? एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन की आपस की रिपल्शन जो साइज को बड़ा करेगी, और एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो साइज को घटाएगी। समझ में आया बच्चे? अब इधर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना कौन सी फोर्स यहां पे स्ट्रांग है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? 21। क्या यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबल है? नहीं, नहीं है ना पॉसिबल। तो ये अट्रैक्शन होगी तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, इतना ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। यहां पर कौन सी फोर्स डोमिनेटिंग है? न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन यहां पर डोमिनेटिंग है। यहां पर भी सेम डोमिनेटिंग है, यहां पर भी सेम, यहां तो आगे की तरफ जाएंगे, यहां पर भी यही डोमिनेटिंग है। जब तक 5 इलेक्ट्रॉन थे तब तक कौन सी फोर्स डोमिनेटिंग है? न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज मिडिल तक क्या हो रहा था? डिक्रीज। समझ में आया? अब आगे पे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, तो साइज बढ़ेगा नहीं ना? साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? और लास्ट में जाते ही, यहां से यहां पर जाते ही, कॉपर से जिंक पे जाते ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाती है, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? बड़ा, अट्रैक्शन होगी कम। क्या बच्चे ट्रेंड बताया? मिडल तक क्या होगी? आंसर रीजन के साथ आंसर बताओ। मिडल तक क्या होगी? रीजन, क्योंकि मिडल तक इलेक्ट्रॉन डी के इतने ज्यादा नहीं थे और न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा था, तो अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो साइज छोटा होता गया। उसके बाद कांस्टेंट हो गया साइज। क्यों? कौन सी दो फोर्सेस? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। उसके बाद साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने हो गए? लास्ट में डी में कितने हो गए? 10। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा, अट्रैक्शन कम। समझ में आ गया बच्चे? तो कितने फैक्टर हो गए हमारे? 4 फैक्टर हो गए। सबको समझ में आ गए? क्या बेटे देखो ना, जिंक में क्या हो रहा है? डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 5 6 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गए। और न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव है? 30 पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है ना कि इसके आपस की रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और ये वाली जो फोर्स है ना अट्रैक्शन वाली, ये कम है। तो मैंने क्या बताया था? जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ज्यादा होगी तो वो साइज को बढ़ाने वाली फोर्स है, तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? सो इट decreases up to middle, then become constant, and in the last it get increased. ठीक है, मिटा दे बच्चे इसको। हाँ चलो कर लो नोट कर लो। क्या बोल रहे हो? यही जो पढ़ा रहे हैं बच्चे, इसी में से क्वेश्चन होते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। यस बेटे, एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी और भी टॉपिक है ना, इतने ही थोड़ी ना। लिखा आपने? नोट कर लिया? बताओ फिर नेक्स्ट कौन सा था? यूज एज ए कैटलिस्ट। सो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने बड़ी बार पढ़ा होगा। आयरन इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, निकल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, कॉपर इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, जिंक इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट।
तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज किए जाते हैं? इसके पीछे दो रीजन है, ध्यान से सुनना। पहला रीजन क्या है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी जो बैलेंसीज होती हैं, मुझे पहले बैलेंसीज पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया ना मैंने आपको एक, वो पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर आपको ये समझ में आएगा। वेरिएबल बैलेंसीज, वेरिएबल बैलेंसीज। मुझे बताओ डी ब्लॉक का जो बैलेंस शेल था उसमें एस भी था और डी भी था, अभी तो पढ़ा आपने। जैसे स्कैंडियम के केस में क्या था, यहां पे लिखा तो है मैंने 3d1 4s, 3d2 4s, 3d3 4s, 3d5 4s 1, और यहां पे 4s 2, और यहां पे d6 है और 4s 2, d3d7 है और 4s 2, 3d8 और 4s 2, 3d10 और 4s 1, 3d10 और 4s 2। यही थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने लिख दी यहां पे, ध्यान देना बच्चे। बैलेंसी पता क्या होती है कि बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बैलेंसी होती है कि बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब मुझे एक बात बताओ, स्कैंडियम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? डी में कितने? 1, और एस में कितने? 3। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी बैलेंसी +3 आएगी। क्या आएगी? +3। लेकिन अगर ये सिर्फ 2 करेगा एस वाले तो +2। अब इधर आ जाओ, एस में कितने हैं? 2 लॉस करेगा तो +2, 3 करेगा तो +3, 4 करेगा तो यहां पे 2 करेगा तो +3, +4, +5 आ सकती है। आपको यहां पे ऐसा नहीं लग रहा कि इनकी बहुत सारी बैलेंसीज आ सकती है? आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहां पर 2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन से 2 ऑर्बिटल? पहले मैं पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूं, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, they show variable valency because both the orbital that is, कौन से 2 बच्चे बताना? एक तो आपका D है और एक NS। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर N की वैल्यू कितनी है? 4। इधर देखना है, यहां पे S के साथ जो लगा हुआ है नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N की वैल्यू कितनी है? 4, और D की कितनी है? अगर मैं बच्चे इसको N मानूं तो इसको N-1 बोल सकता हूं। तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो NS है और N-1 D है। समझ में आया? So both the orbital that is N-1 D and NS involved in the bonding, because of their comparable energies, मतलब उनकी एनर्जी देखो ना। बेसिकली देखा जाए तो बैलेंस शेल क्या होता है? जिसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर n की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी है? 4। तो फिर तो यही होना चाहिए बैलेंस शेल, लेकिन यहां पर d भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना बॉन्डिंग में। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या है? सेम। इसीलिए d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो N-1 D and NS involved in the bonding because of their comparable energies, अब मुझे बताना मैक्सिमम बैलेंसी किसकी वजह से आएगी और मिनिमम किसकी वजह से आएगी? मैक्सिमम का मतलब होता है कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो मैक्सिमम आएगी, दोनों के निकलेंगे तो मैक्सिमम आएगी, और मिनिमम सिर्फ एस की वजह से आएगी। समझ में आया? तो आप ये भी लिख सकते हो कि मिनिमम आएगी, मिनिमम क्या आएगी? NS की वजह से, और मैक्सिमम किसकी वजह से आएगी? N-1 D एंड NS के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है? Why D block element show variable valency? ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, क्या आंसर लिखोगे? आप बोलोगे D block element shows variable valencies because both the orbitals that is NS and N-1 D involved in the bond formation because of their comparable energies, and minimum is due to and maximum is due to N-1 D and NS। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? पक्का? माइक चल रहा है ना? मिटा दे इसको। कितने पॉइंट हो गए? और एक चीज यहां पे बताना भूल गया, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +3 होगा। कितना होगा? याद रखना, +2 and +3 आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
+2, हाँ +3, हाँ लिख दिए बच्चे। कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए हमारे? लास्ट बचा है यूज एज ए कैटलिस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आयरन का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ध्यान से देखना, ये है। मुझे बताओ इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एस में कितने हैं और डी में कितने हैं? तो ये मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? 8। लेकिन वो स्टेबल नहीं है ना, सारी स्टेबल थोड़ी होंगी। तो अब पता है क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट इतना शाना है कि वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा। मतलब जब हम उसको वैसे कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वो पता क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ मिलकर अपना एक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन पता है कैसा, जो उसकी बैलेंसी स्टेबल वाली नहीं होगी। बच्चे जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है ना तो कोई एलिमेंट अपनी बैलेंसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, या तो स्टेबल के साथ या तो अनस्टेबल के साथ। लेकिन जब हम इसको कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो ये कैटलिस्ट यूज होता है तब इसका जो बैलेंसी यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, जो इसका स्टेबल बैलेंसी नहीं होगा। जैसे आयरन की 2 बैलेंसीज आप पढ़ते हो, बताना कौन सी +2 और +3, फेरस और फेरिक। लेकिन जब आप इसको कैटलिस्ट यूज करोगे ना तो ये उनमें से कोई नहीं यूज करने वाला। ये कौन सी यूज करेगा? अनस्टेबल बैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बैलेंस शेल में? 8। तो वो 5 6 7 2 वाली को 1 वाली शो कर देगा, जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट के साथ जुड़ तो जाएगा, लेकिन क्या वो स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा? नहीं। तो वो प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा वहां से वो खुद बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बना के दे देगा। समझ में आया? अगर आपको कोई पूछे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं, तो आप आंसर देना कि पहला पॉइंट लिखना है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? क्या होती है? वेरिएबल। बहुत ज्यादा वैलेंसी होती है उनके पास। तो जब भी हम उसको कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो रिएक्टेंट के साथ जुड़ के एक इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। समझ में आ रही है बात? क्या बनाता है? इंटरमीडिएट बनाता है। और इंटरमीडिएट की जो वैलेंसी होती है मेटल की, वो कौन सी होती है? अनस्टेबल। और अगर बच्चे अनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? अनस्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। जितनी चीज स्टेबल हो उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। तो अगर एनर्जी ज्यादा है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। देखो ना, ये आपके पास एक ए था और एक बी था। इन दोनों को प्रोडक्ट बनाना था बच्चे, मतलब इनको ए बी बनाना था। लेकिन ना जब ये आपस में जुड़ रहे हैं, इनकी इतनी एनर्जी नहीं है कि जुड़ के ए बी बना सके। अब आपने इसमें क्या डालना है? कैटलिस्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, कैटलिस्ट आपने इसमें डाल दिया। और मान लीजिए कोई वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है एक्स, और इसकी स्टेबल वैलेंसी थी +2 और +3, लेकिन ये इसके अलावा भी वैलेंसी शो कर सकता था। अब होगा पता क्या, ये एक्स डालेंगे ना जब आप इसमें, ये एक्स जाएगा यहां, इस ए को और इस बी को अपने साथ जोड़ देगा। समझ में आया? लेकिन यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल अनस्टेबल है। तो अगर ये अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बड़ी ज्यादा। और थोड़ी देर के बाद ये एक्स यहां से खुद निकल जाएगा। अब बताओ, जब एक्स यहां से निकला, वो ए और बी की एनर्जी क्या कर चुका था? बढ़ा चुका था। और पहले ये क्यों नहीं जुड़ पा रहे थे? क्योंकि इनकी एनर्जी नहीं थी। अब इनकी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। तो अब आराम से आपके ए और बी जुड़ जाएंगे और एक्स जैसा डाला था वैसा ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आया आपको? क्या करता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या करता है? बस कैटलिस्ट इसलिए डाला जाता है ताकि वो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ा सके। अरे तुम कर सकते हो, कैटलिस्ट को डालेंगे क्या बोलेगा कि भाई तुम कर सकते हो, है ना, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुद वहां से निकल लेगा। लेकिन जिनको वो मोटिवेट कर रहा था, वो मोटिवेट तब तक हो चुके होंगे और वो जुड़कर प्रोडक्ट बना चुके होंगे। समझ में आया आपको? अगर मैं इसको पूरी रिएक्शन को एक स्टेप में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? A + B, क्या डाला आपने इसमें? X। क्या है? कैटलिस्ट। अब क्या बन गया? X A B। ये इंटरमीडिएट बना, बोलना जल्दी। अब ये इंटरमीडिएट स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल है। और इसकी एनर्जी क्या है? हाई है। अब ये एक्स यहां से खुद बाहर निकल जाएगा और ए और बी को जोड़ देगा +x। एक तो रीजन ये था कि डी ब्लॉक एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज होते हैं। एक रीजन और है, वो रीजन क्या है? व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट? बिकॉज उनका सरफेस एरिया बड़ा ज्यादा होता है। उनको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उनका सरफेस एरिया आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए, उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ में आया बच्चे? आपने कभी सुना है कॉपर इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द पाउडर फॉर्म? कॉपर पाउडर
जिंक पाउडर। मैक्सिमम हम इनको एज पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि आप पार्टिकल को जितना तोड़ते जाओगे उतना सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा और रिएक्शन उतनी फास्ट होती जाएगी। समझ में आ गया? और कोई पॉइंट बचा है? तो आपको मैंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे, ठीक है ना। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं हम। चलो अब ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, राइट डाउन। एनसीईआरटी लाइक मतलब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते? हाँ, एक क्वेश्चन है Ti3 पॉजिटिव, जो पढ़ाया ना उसी की बेसिस पे। Ti3 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Sc3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, एंड लास्ट वन इज CO2 पॉजिटिव। इन सब में से कलर कौन और कलर कौन नहीं कर सकते हो? बताओ। देखो इधर बात सुनो, इसमें कॉपी पेन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। मेरी बात इधर सुनो। पहला एलिमेंट कौन सा है? टी। शक्ति डी में 2, एस में 2, डी में 2 और एस में 2। तो इसमें कितने हैं? डी में 2 और एस में 2। तो इसमें टी टाइटेनियम में है कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है। तो 3 निकाल दो, कितने बचे? 1 बचा। डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा अनपेयर्ड, तो इसका मतलब वो क्या शो करेगा? कलर बनाएगा, क्योंकि डी में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर कम्प्लेक्स शो करेगा। हाँ जी बोलिए। कौन से मैम? हाँ, किसको बुला रहे? जाइए रियान, जाइए रहन दो, ठीक है। समझ में आया? आ जाइए सेकंड पार्ट पे। वेनेडियम 3 पॉजिटिव, शक्ति बी थर्ड वाला है 3d3 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 3। एस में से 2 गए, डी में से 1 गया, 2 बचे। इसमें एक, किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? इसमें 1 अनपेयर्ड था, इसमें 2 अनपेयर्ड आ गए। आ जाओ कॉपर पे, लास्ट वाला ना ये, सेकंड लास्ट, थीकोनिकोजन 29 है। 29 में 3d10 और 4s1, तो 1 निकल गया। तो डी में कितना है? 10। ये d10 है, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, अभी करवाया था, नहीं करता, नहीं करेगा क्यों? d0 है इसमें। Mn2 पॉजिटिव, शक्ति बी कर्मन 5 है ना डी में, इसमें डी में 5 है, एस में 2 है, तो कितने निकाल दिए? 3, 2। ये तो करेगा, ये Fe3 भी करेगा, और कोबाल्ट करेगा। फीको 27 है ना, 2 निकाल दो, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम तो शो करते ही हैं। समझ में आ गया आपको? कौन सा ऐसा था जो नहीं कलर कम्प्लेक्सेस बना रहा था इसमें? ये 2, ये कलर कम्प्लेक्सेस नहीं बना रहे थे। रीजन पूछेंगे तो क्या बताएंगे? Because the two elements doesn't show dd transition and dd splitting, but others can show. ये क्वेश्चन ना इतनी बार एग्जाम में आया है, अब लिख लीजिए क्वेश्चन। आउट ऑफ D4 out of the D4 species, comma, out of the D4 species, out of the D4 species, chromium 2 positive is strongly reducing, chromium 2 positive is strongly reducing लिखा। एंड सेकंड पार्ट, while manganese 3 is strongly oxidizing, while manganese 3 positive is strongly oxidizing। सोचो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
Cu has E10. देखो इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले मेरी बात सुनो, इन दोनों में डी में इलेक्ट्रॉन हैं कितने वो देख लो एक बार। एक में 3 है। 5 किसी में नहीं है, खुद बताया D4 है दोनों में। क्रोमियम एटॉमिक नंबर शक्ति बी कर 24। 24 क्या होता है 3d5 एंड 4s1। आ जाइए मैंगनीज पे, शक्ति बी कर्मन 3d5 4s2। हाँ 3d5 और 4s2 ठीक है। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे 2, तो 2 निकाल लीजिए इसमें से। तो बच्चे 2 निकाल लोगे, अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या होगा, एक इधर से एक इधर से जाएगा, बोलो जल्दी से। तो डी में कितने बचेंगे 3d, 2 निकाल दो ना तो 3 है ना, और 4s 0, यही होगा या नहीं? नहीं नहीं इधर 4 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना आपको, एक इधर से 4 आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3d4 है, आपने अभी एक डायग्राम बनाया था ऐसा, बनाया था। इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये होता है T2G सेट और ये कौन सा होता है EG सेट। इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्या कर दे, एक और लॉस कर दे। बच्चे अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन। अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बोला यही कि क्रोमियम स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, अगर ये एक और लॉस कर दे तो इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगा रिड्यूसिंग। और ये करेगा क्यों लॉस, क्योंकि अगर ये एक लॉस करता है, अभी फिलहाल इसका T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4 थे ना, हैं कितने ये टोटल 3, फुली फिल्ड होगा तो 6 होंगे, हाफ फिल्ड होगा तो 3 होंगे। तो अब इसमें 4 थे तो ये स्टेबल नहीं था, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसके T2G सेट में कितने हो गए 3, और ये हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड क्या होता है स्टेबल। समझ में आया? तो मुझे बताओ क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका T2G सेट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड फुल हो जाता है। समझ में आया? जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आया? अब आ जाओ सेकंड पार्ट में मैंगनीज पे, ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यों है ना, देखते हैं। अभी D5 है और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने इसमें से। और एक और बात इसकी ना, एक और बात याद रखना, इसकी ना हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। D3 की हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ गई बच्चे बात? अब मैं बात कर रहा हूं मैंगनीज की। तो बच्चे अगर मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, इसमें है कितने 3 पॉजिटिव करने ना आपने इसको, 3 पॉजिटिव मतलब 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने बचेंगे 3d4 एंड 4s0, ये आएगा ना। अब ये बोले बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करेगा गेन करेगा तो ये रिडक्शन हो गई, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब हमने यही बताना ये गेन क्यों करेगा। बेटे अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो इसे डी में कितने हो गए 5 मतलब इसका डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया। इसका डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया, और ये क्या हो गया स्टेबल हो गया। बोलो इतनी सी बात समझ में आई आपको? मुझे बताना अभी क्वेश्चन का आंसर कि जो आपका क्रोमियम 2 पॉजिटिव है ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका T2G सेट हाफ फिल्ड हो जाता है। समझ में आया? और साथ में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। दूसरा मैंगनीज 3 पॉजिटिव स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग का मतलब गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो डी में एग्जैक्टली 5 हो जाएंगे और वो हाफ फिल्ड हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? और मेरी बात एक और सुनो, एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इनका नहीं पूछा किसी और का पूछा है, इट इज दोनों का डी में सेम इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है और एक स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है। तो याद रखना जो रिड्यूसिंग वाला होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग वाला होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल होता है। समझ में आया? जनरली जो गेन करता है ना उसका T2G सेट फुल होता है, हाफ फिल होता है, और जो लॉस करता है
जो लॉस करता है उसका T2G सेट फुल होता है और जो गेन करता है उसका d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक और पार्ट है इसका, लिखो। The D1 configuration is very unstable in ions. The D1 configuration is very unstable in ions. बताओ बच्चे, D1 configuration बहुत ज्यादा अनस्टेबल क्यों होती है? हाँ, पहले बताओ इन्होंने क्या पूछा? ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। D1 अब कोई भी ले लो, जिसके में भी D1 होगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा लॉस करने के लिए क्या बैठा होगा? तैयार बैठा होगा। समझ में आई बच्चे बात क्या बोला मैंने? D1 कॉन्फ़िगरेशन जो है, D1 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल क्यों होगी? लिख लो इसका आंसर। D1 कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल in ions because after losing one more electron, because after losing one more electron it becomes stable. ठीक है, बता दो। हाँ, इट बिकम स्टेबल। कोई भी एक ऐसा कंपाउंड ले लो, जैसे आप ले लो MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगा। अगर कोई भी कंपाउंड में आपका मेटल में डी में एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा रिड्यूसिंग होगा। वो हमेशा क्या होगा? रिड्यूसिंग। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर मैंगनीज का चार्ज निकालो। 4 2 8 2 +6 आएगा। वेरी गुड, आएगा +6। बच्चे निकाल सकते हो ना, x + 4 × -2 = -2, तो x 6 आएगा ना। इसका मतलब जब ये मैंगनीज कंपाउंड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +6। अब आ जाओ मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। शक्ति B कर्मन 3d5 4s2। ये पता चला आपको? बटे इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है ना पहले से। हाँ बता दो रहा, जो ऊपर चार्ज दिया है ना वो =2 के बाद आता है, और ये वाला चार्ज आपके ऑक्सीजन का चार्ज है। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 × -2। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब बच्चे बताओ, +6 है ना ये। अब मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 and 4s2। तो इधर कितना चार्ज था? 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, कितने बचेंगे? 1 बचेगा। यानी आपके पास बनेगा Mn। अरे O4 को तो गोली मारो, ये बचेगा क्या? 3d1 and 4s। आगे D1 कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? तो इसका मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन वाला ये, इसका मतलब ये MnO4 2 नेगेटिव स्टेबल नहीं है। ये एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? लॉस क्यों करेगा? तो फिर D में कितना हो जाएगा? 0। तो पहले वाला ऑर्बिटल तो फुली फिल्ड ही होगा ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो क्या करेगा? D1 वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। और जो लूज करते हैं उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, किसी भी कंपाउंड में अगर मेटल का चार्ज D1 है, मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होगा। स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होगा। समझ में आ गया? ओके। कौन? हाँ बिल्कुल, डी में एक इलेक्ट्रॉन है ना, शो करेगा। फिर नहीं करेगा ना, लूज करेगा तो फिर तो 0 हो जाएगा ना। 0 वाले नहीं करते कॉम्प्लेक्स कलर। आ जाइए नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ MnO4 नेगेटिव। हाँ वो MnO4 नेगेटिव क्यों नहीं करेगा? करेगा। MnO4 नेगेटिव तो +7 हो गया ना ये। हाँ नहीं होगा। पता चल रहा है क्यों? लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो।
which metal in the 3D series, जो अभी आपको लिखाई मैंने, which metal in the 3D series, हाँ, which metal in the 3D series shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई? 3D में से +1 कौन शो करेगा और क्यों शो करेगा, जल्दी बताना मुझे। अभी आपने लिखा ना 3D वाला, Mn. पहले पूरे एलिमेंट्स को देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जल्दी बताना बच्चे। +1 का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो ये देखो सिर्फ कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वही शो करेगा, कॉपर। वेरी गुड, कॉपर इज द आंसर, क्योंकि कॉपर है 3d10 4s1 है ना बच्चे, कॉपर 3d10 4s1 है ना, तो जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बनाएगा वो, इसका मतलब कॉपर ही एक होता है ऐसा एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड शो करेगा बहुत बार। ठीक है, जैसे कॉपर ऐसा कंपाउंड बनाता है CuCl, इसमें कॉपर के ऊपर +1 है और क्लोरीन के ऊपर -1, इट इज ए क्यूप्रस क्लोराइड। क्या है ये, और ये भी बनाता है CuCl2, इसके ऊपर स्पिरस 2 है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। बोला गया अब ब्लॉग लगे, पहले डी खत्म नहीं हुआ, डी में 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। वन इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेकंड इज द पोटेशियम परमैंगनेट, उन दोनों की प्रेपरेशन और उन दोनों की प्रॉपर्टीज। पहले तो दोनों की प्रेपरेशन बताता हूं, बहुत सिंपल प्रेपरेशन है, ठीक है। हेडिंग डालो K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ बच्चे बिल्कुल बता देंगे। K2Cr2O7 क्या बोलते हैं, K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसा रंग होता है इसका, ऑरेंज, हाँ हाँ येलो, ऑरेंज हनुमान जी का रंग होता है जैसे, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है बच्चे, इसको बनाते हैं हम लोग क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो FeCr2O4, दिस इज नोन एज क्रोमाइट ओर। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइट ओर, आयरन क्रोमाइट। हाँ हाँ, तो इससे ये कैसे बनाना है, 3 स्टेप होंगे टोटल, ठीक है, ध्यान से समझ लो पहले फिर नोट करना। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पर आपको इसमें आयरन घुसाना है, मतलब आयरन को हटाना है, पोटेशियम डालना है ना, तो पहले आपको इसमें पोटेशियम वाला कोई कंपाउंड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें कार्बोनेट डालते हैं, क्या डालते हैं, K2CO3, समझ में आया। और साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डलता है इसमें, O2 डाल देते हैं हम साथ में, क्या डाल देते हैं, O2, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। पहले तो K, यहाँ पे K2Cr2O7 है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, हाँ सोडियम क्रोमेट बनता है। पहले हम सोडियम डालेंगे, देखो मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ FeOCr2O3 to Na2Cr2O4 सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4, यही होगा, ठीक है। सोडियम क्रोमेट बनाना है पहले इसको, ये क्रोमेट है, क्रोमाइट क्या होता है, Cr2O7, समझ में आया। तो CrO4 बनाएंगे पहले, ठीक है, यही है ना पहले बच्चे, पहला रिएक्शन आपने पहले भी तो पढ़ा ही है। अब क्या डालेंगे हम इसमें, इसके लिए सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, लिखो रिएक्शन FeOCr2O3 और साथ में क्या डालोगे, Na2CO3 और साथ में बच्चे ऑक्सीजन डलता है इसमें। और जैसे ही आप ये प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके पास बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, Na2Cr
SiO4 प्लस, अब आयरन को भी अपना कार्बोनेट बनाना है, तो आयरन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिया ना, तो जब भी कभी कार्बोनेट होता है रिएक्टेंट साइड पे तो प्रोडक्ट साइड पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना दिया आपने। और क्या बनेगा इसमें, H2O नहीं बनेगा, H है ही नहीं इस तरफ, क्या बनेगा, Fe2, हाँ आयरन ऑक्साइड बनाएगा ना अपना, तो साथ में बनेगा Fe2O3। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सो आपने कन्वर्ट कर दिया क्रोमाइड को सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4 में। हाँ बैलेंस करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेंगे। सोडियम क्रोमेट में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे करते हैं इसको, बैलेंस को बताया था मैंने, 4 8 7। कैसे 8 पहले देखने दो, 8 टू 16, हाँ 8, और कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 8 ही हैं, तो 8, आयरन वहां पे कितने हैं, 4 हैं, तो ये 2 आ गए, ये बैलेंस हो गया। यही रिएक्शन है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, इसका नाम क्या था, क्रोमाइड, और इसका नाम क्या है, सोडियम क्रोमेट। अब सेकंड स्टेप में ना आपने सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब अब आपने पता क्या करना है पुत्र, Na2CrO4 को कन्वर्ट कर देना है Na2Cr2O7 में। क्या डलता है इसके लिए, H2SO4, वेरी गुड। Na2CrO4 प्लस H2SO4 गिव्स अस Na2Cr2O7 प्लस क्या बनेगा, और Na2SO4, हाँ प्लस H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान है, बस आपने इसको ट्वाइस करना था। यहाँ देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, 4 सोडियम 2 and 2 4 सोडियम, क्रोमियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे टोटल, 4 2 8, 8 and 4 12, 7 and 4 11 and 1 12, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो स्टेप नंबर 2 समझ में आया, क्या किया आपने स्टेप नंबर 2 में, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। बोलो बात समझ में आई। लास्ट स्टेप, अब सोडियम को हटाना है, पोटेशियम को लगाना है, तो KCl डाल दो 2 टाइम्स। लास्ट स्टेप यहां लिख दूं, क्या करना है आपने लास्ट स्टेप में, बोलो Na2Cr2O7 में 2 टाइम्स क्या डालना है, KCl, जिसकी वजह से ये 2 सोडियम 2 Cl के साथ निकल जाएंगे और 2 पोटेशियम में लग जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट होगा K2Cr2O7 प्लस 2 टाइम्स NaCl, और आपको आपका चहेता पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। ठीक है, so this is the preparation of potassium dichromate। हाँ बच्चे, थर्ड में KCl डाला क्योंकि आपको अब Na को हटा के K लगाना था, तो KCl डाल दिया। आ गया हूं, सही है। लोग लेते हैं सनबाथ और हमने लिया है चौकबाथ, ठीक है। 1 घंटा हो गया, नहीं अभी कहाँ हो, 2 घंटे चलेगी क्लास। कंटिन्यू चलेगी क्लास, मिटा दो ये मैं, आपके पास सिर्फ टाइम भी थोड़ा ही है, इसके बाद फिर एक ही और बचा, आपका एग्जाम है ना, ये समझा दो। 27 को क्या है, ये मिटा दूं मैं, ओके। अब हेडिंग डालना, व्हाट हैपेंस, हाँ बच्चे इतनी प्रिपरेशन, हाँ बस यही, वो उसकी प्रॉपर्टीज है, लिखो व्हाट हैपेंस when potassium dichromate, what happens when potassium dichromate is added to cold
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन, पानी की बोतल ले आओ, हो गए। हाँ ले आओ जल्दी से आना, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूं। What happens when K2Cr2O7 is treated with hot and cold concentrated H2SO4? ठंडे और गर्म सल्फ्यूरिक एसिड में डालने पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या हाल होगा, वो पढ़ना हमको, ठीक है। देखो आने दो उसको, चलो 2 मिनट रुक जाओ, बताओ जरा आप फिर क्या होगा। हाँ कोल्ड में डालने से क्या होगा, क्या बनेगा, और हाँ वेरी गुड, ये खुद से लिखा, वेरी गुड। KHSO4 बनेगा, पोटेशियम बाइसल्फेट, और CrO3 बनेगा, और साथ में और क्या बनेगा साथ में, एक तो पोटेशियम बाइसल्फेट बनेगा, एक CrO3 बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। देखो बेटे अभी मैं करवाने लगा हूं रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और पोटेशियम डाइक्रोमेट में डाल दिया H2SO4, लेकिन कौन सी कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में। याद रखना चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो, एसिड हमारा कंसंट्रेटेड ही है। तो कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 में बनता है KHSO4, साथ में CrO3, और साथ में बनता है पानी, सही है। कोल्ड लिया पहले, मेरी बात इधर ध्यान से सुनना, मैं इसको ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने की, ठीक है। फिर आपने लिया K2Cr2O7, अब इसमें आपने डाल दिया H2SO4, और वो पता कैसा डाला है, कंसंट्रेटेड ही है लेकिन हॉट है, मतलब डेल्टा बना दिया, हीट कर रहे हो सारा। अब आपका प्रोडक्ट पता क्या होगा, देखो पहले हॉट वाला बहुत इजी है बनाना, इधर देखो सबसे पहले K हॉट कंडीशन में K2SO4, क्या बनाया, K2SO4 लिख लो, सही है। फिर क्या आया, पूरा लिखो, Cr2SO4, आपने लिखा Cr2SO4, बट सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, बट क्रोमियम की ना 3 होती है, तो याद रखना यहां पर 2 लगा है ना, तो सल्फेट के साथ 3 लगना है हॉट कंडीशन में, तो क्या आएगा बच्चे 3, समझ में आया। और साथ में बनेगा H2O, पानी और ऑक्सीजन, H2O प्लस O2, समझ में आ गई बात। ये कौन से मीडियम का रिएक्शन था, हॉट, याद हो जाएगा, बताना मुझे। K2Cr2O7 प्लस H2SO4, पहले तो K2SO4 फिर Cr2SO4, लेकिन SO4 के साथ क्या लगेगा 3, साथ में पानी और ऑक्सीजन, तो उसके साथ बताओ। देखो इधर ध्यान से, चेंज क्यों हुए प्रोडक्ट, पहले ये समझते हैं। पहली बात आपने ना यहाँ पर दोनों तरफ एसिड है कंसंट्रेटेड, और यहाँ पे ठंडा है यहाँ पे गर्म है, बच्चे खुद भी हमको पता है जब वो ठंडा होगा तो वो इतना रिएक्टिव, जब वो गर्म होगा तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो आपने एक चीज ध्यान से देखी नहीं, वहां देखो यहां पर इस पोटेशियम के साथ SO4 जुड़ा सिर्फ, मतलब पूरा का पूरा पोटेशियम जुड़ा ना, इधर कितने पोटेशियम थे हमारे, तो पूरे के पूरे सल्फेट के साथ जुड़ गए। लेकिन यहां पर मैं पहले इसकी केमिस्ट्री बता रहा हूं आपको, H2SO4 जो होता है ना, अगर हम इसको ना कोल्ड कंडीशन में ले लें तो ये ना एक ही H देता है, कितना H देता है, तो क्या बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, समझ में आया। और अगर आपका H2SO4 ना कंसंट्रेटेड हो, हॉट कंडीशन में हो, तो ये दोनों H देता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने हॉट कंडीशन में लिया था तो पोटेशियम के साथ SO4 जुड़ा था ना, जुड़ा था पोटेशियम के साथ SO4, लेकिन जब आपने कोल्ड कंडीशन में लिया था तो पोटेशियम के साथ HSO4 जुड़ा था ना, तो पोटेशियम के साथ क्या जुड़ा HSO4, पता चला क्यों, क्योंकि बीग के केस में यहां पर H एक ही बाहर निकलता है, समझ में आया। पीछे क्या बचता है HSO4, यानी बीग के केस में यहां पर बेसिकली H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव है, तो ये HSO4 नेगेटिव जाके जा रहा है पोटेशियम के साथ, पता चला। तो ये पूरी रिएक्शन है, दोनों H निकलते तो SO4 बचता है ना, वो सीधा पोटेशियम के साथ जाके जुड़ जाता है। क्लियर हो गया, बैलेंस कर लेना इसको, आराम से बैलेंस हो जाएगी। ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
व्हाट हैपन, बैलेंस करके पुनः लिखना होता है। लिखना होता है बेटे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने वैसे ही लर्न कर इनऑर्गेनिक में लिखना पड़ेगा। बताओ इसकी बैलेंसिंग, लिया। बैलेंसिंग, अरे दिस बात सुनो, बैलेंस करना बहुत इजी है। हाँ कहाँ पे है O2, ये वाली तो हो जाएगी, इसको तो बहुत आसान है बैलेंस करना। कितने पोटेशियम है जल्दी बोलो, क्रोमियम भी कितने, कितने पोटेशियम है, क्रोमियम भी कितने, बैलेंस है। पहले मेटल को ही देखते हैं। अब आ जाओ सल्फेट पे, एस कितने 3 और एस कितने 1, 4 हो गए। इधर कितने हैं, 1 है, 4 तो ऑक्सीजन है, तो 4 से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया कि नहीं। अब बताओ सल्फर कितने हो गए, A4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8 हो गए। इसको मैं 4 से कर दूं, समझ में आया कि नहीं। अब बारी बारी किसकी बचती है, ऑक्सीजन की। कितने हैं, 4 4 जा 16 एंड 7 23, और यहाँ पे कितने हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 16 एंड 4 20 एंड 3 23। पता चला कि नहीं। अब अगर आप इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हो ना, तो आपने पता क्या करना है, इस 2 को हटाना है और इस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो बैलेंस हो जाएगी। हाँ 3/2 लिखा है। वैसे ही पहली वाली भी बैलेंस हो जाएगी बेटे। बताओ यहाँ पे कितने पोटेशियम है, तो 2 से कर दूं इसको। यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2, तो इसको भी 2 से कर दूं। अब काउंट कर लो सल्फर कितने, 2 हो गए, 2 हो गए ना, तो इसको 2 से कर दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इसको भी 2 से कर दो। देखो बैलेंस हुआ। हो गया ना बैलेंस। 4 2 8 3 6 एंड ठीक है। बैलेंस कर लेना, नहीं हुई होगी तो इतना तो काम कर ही सकते हो आप, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। नेक्स्ट पे आ जाऊं मैं। ये किसके साथ रिएक्शन था, कोल्ड एंड हॉट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। व्हाट हैपेंस when potassium dichromate is treated with potassium dichromate is heated, क्या होगा जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, बताओ। तो आपका पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4, साथ में Cr2O3 और पानी। क्या लिखा मैंने, अगर आप कभी भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को अकेला, कुछ नहीं डाला इसमें, जस्ट इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो ये बनाएगा K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट along with Cr2O3 along with what, ठीक है। नहीं वाटर नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि अच्छा ही नहीं तो O2 बनेगा। ये रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया आपको। क्रोमियम कितने हैं, 2, वहां भी 2 है, नहीं 3 है, तो कैसे बैलेंस करें इसको, इसको 2 कर दूं, इसको भी 2 कर देते हैं, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन हो गए 7 2 14, तो 4 2 8 एंड 3 11 11 3 14। तो ये वाली 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब लास्ट बताने जा रहा हूं इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जिसको हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मिटा दूं ये मैं, बच्चे मिटाऊं, क्रोमाइल CHROMYL, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, देखो मैं पहले टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। मान लो आपको ना एक सैंपल मिला कोई क्लोरीन का, मतलब कोई साल्ट मिला है, और आपको बताना है क्या उस साल्ट में क्लोरीन है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, उस साल्ट को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, क्या डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और फिर पानी नहीं डालना है इसमें, ड्राई टेस्ट है, सोल्यूशन नहीं बनाएंगे इसमें। आपने इसी के अंदर ये साल्ट डाल दिया, हमें इसी साल्ट में पता लगाना है क्लोरीन है या नहीं। फिर आपने इसी में डाल दिया K2Cr2O7, क्या डाल दिया, और इसी के अंदर डाल देना है H2SO4 कंसंट्रेटेड, और इस मिक्सचर को थोड़ा सा हीट कर देना, ठीक है बच्चे। जैसे आप इसको हीट करोगे ना, इससे बाहर निकलेंगे फ्यूम्स,
कौन से कलर के फ्यूम्स? ऐसे फ्यूम्स बाहर निकलेंगे। ये कौन से कलर के फ्यूम्स होंगे? रेडिश ऑरेंज। कौन से फ्यूम होंगे? जल्दी बोलना। रेडिश ऑरेंज फ्यूम। अगर ये फ्यूम्स बाहर निकले तो मतलब वो क्रोमाइल क्लोराइड था। क्या था? क्रोमाइल क्लोराइड। रेडिश फ्यूम्स बनते हैं CrO2 Cl2 के। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड। मुझे एक बात बताओ पुत्र, ये क्लोरीन का कंपाउंड है या नहीं? तो अगर आपके साल्ट में क्लोरीन होगा तो ही बनेंगे ना ये फ्यूम्स। पता चला? तो क्लोरीन कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड, और फिर हम इन फ्यूम्स को NaOH में पास करते हैं। NaOH में पास करते ही इसका कलर येलो हो जाता है, जो हमको कंफर्म करके बताता है कि ये क्लोरीन का ही साल्ट था। मुझे बताना है इसका रिएक्शन क्या आएगा। क्या रिएक्शन आएगा? सबसे पहले हमको कोई क्लोरीन का साल्ट लेना पड़ेगा ना। आपने ले लिया KCl। अब इसमें क्या डालोगे? H2SO4। और क्या डालोगे? K2Cr2O7। और जैसी रिएक्शन होगी, हीट करोगे, फ्यूम निकलेंगे बाहर। किसके फ्यूम थे वो? CrO2 Cl2, साथ में बनता है पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4, और साथ में बनता है वाटर। ठीक है, KHSO4 बनेगा इसमें। KHSO, क्योंकि हमने इतना स्ट्रांगली हीट नहीं किया होता है यहाँ पर। हमें तो हीट नहीं भी करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने कंसंट्रेटेड एसिड मिलाया हुआ है। मैंने क्या बोला था इसके बाद? ये जो आपका जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, इसको किस में पास करते हैं? इन फ्यूम्स है ना, ये रेडिश ऑरेंज कलर के फ्यूम है, इनको किस में पास करना है? NaOH में। तो जैसे ही आप इसको पुत्र NaOH में पास करोगे ना, तो NaOH में पास करते ये सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम। सोडियम का कंपाउंड बन जाएगा। NaOH पास करते इसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, येलो कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, लैब में पूरा लास्ट तक करना है हमको। तो इसमें प्रोडक्ट बना दो ना। ये सोडियम क्रोमेट की वजह से है, Na2CrO4 की वजह से, सोडियम क्रोमेट की वजह से। साथ में इसमें NaCl बनता है और वाटर बनता है। यहां पर ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, पहले आपने इसमें ये मिलाया तो ये बना, फिर इसमें आपने NaOH डाला तो ये बना Na2Cr, सोडियम क्रोमेट। इसी का होता है येलो कलर। पूरा सब पूरा रिएक्शन दिखाना है, सोडियम क्रोमेट। बस आप सिर्फ मौके देखते हो शॉर्टकट कहां से बच सकता है। बच्चे, पहले हमने ये रिएक्शन किया, हमें मिला ये फ्यूम्स, तो ये फ्यूम टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रहे थे। हमने इन फ्यूम्स को किस में पास कर देना है? एक इधर टेस्ट ट्यूब लगा दी उसमें, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पहले से ही क्या डाल के रखा है? NaOH। जैसे ये फ्यूम्स इसमें जाएंगे, मतलब ये आपका CrO2 Cl2 NaCl NaOH के साथ रिएक्ट होगा, तो ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे। वो आपने खुद करनी है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ये समझ में आ गया आपको। अब बचता है KMnO4। KMnO4 की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज। मिटाऊं उसको? नोट कर लिया? ये प्रॉपर्टीज जो अभी बताई। तो देखो बेटे, नेक्स्ट इज KMnO4. This is known as potassium permanganate. पोटाशियम परमैंगनेट, इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है। इसको बनाया जाता है पायरोलुसाइट ओर से, PYROLUSIT। क्या मुझे यहां पर कोई ये प्रेपरेशन लिख के दे सकता है? पायरोलुसाइट ओर। क्या फॉर्मूला होता है पायरोलुसाइट ओर का? बोलो राघव, बोलो। MnO2। सो आपने ना बच्चे MnO2 से KMnO4 बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा? सबसे पहले ना आपको MnO2 के साथ क्या क्या डालना है? कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम यहां पर लेते हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका काम पता क्या होता है? KNO3 का काम होता है, इधर लिखता हूं,
KNO3 इसमें एक डलता है, इसका काम होता है ब्रेक होके KNO2 बनाना और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करना। यही ऑक्सीजन फिर MnO2 को ऑक्सीडाइज करेगा। और दूसरी बात, हमको पोटेशियम वाला भी कोई कंपाउंड चाहिए होगा, तो हम इसमें क्या डाल देंगे? अरे भाई, हमें MnO2 को KMnO4 में कन्वर्ट करना है। Mn इसमें है, O इसमें है, K डालना है, और इसमें कितने ऑक्सीजन है? इसमें गिरना है, तो इसको ऑक्सीडाइज भी करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा डालेंगे? KNO3। और K के लिए हमें कोई K वाला सोर्स डालना पड़ेगा, तो K2CO3 डाल दो, K2CO3 डाल दो, KCl डाल सकते हो, KOH डाल सकते हो, KH डाल दो यहाँ पर। ठीक है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा KH डाल के? तो रिएक्शन लिखना पूरी, क्या बनेगी रिएक्शन? चेक करो, बोलो जल्दी से। MnO2 प्लस KOH प्लस O। अब आपको पता है ये O कहां से आया? इससे। समझ में आया आपको? ये डाला ना आपने इसमें। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बनेगा पोटेशियम मैंगनीट K2MnO4, हमें बनाना है KMnO4, लेकिन पहले K2MnO4 बनेगा। इट इज ए पोटेशियम मैंगनीट पायरोलुसाइट, LUSIT, पायरोलुसाइट। और साथ में क्या बनेगा? और जल्दी बोलो। वाटर तो बनेगा ही, उसके अलावा और कुछ बनेगा? बैलेंस कर लो फिर। यहां पर मैंगनीज चॉइस करूं इसको। ऑक्सीजन हो गया 4n15, 2 to 4n15, हाइड्रोजन है 2 है, मैंने बैलेंस हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट, हमारा पोटेशियम मैंगनीट बन गया। अब आपने इस पोटेशियम मैंगनीट को पोटेशियम पर मैंगनीट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो बताओ बच्चे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? स्टेप नंबर 1 था, इसका नाम पोटेशियम मैंगनीट है। स्टेप नंबर 2, अब आपको K2MnO4 को कन्वर्ट करना है KMnO4 में। क्या डालें इसमें कि इसमें कन्वर्ट हो जाए? जल्दी बताना मुझे। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस तो करेंगे ही, उसके अलावा बताओ मुझे यहां से K2, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या डालूंगा? क्यों? आपने K को हटाना है यहां से, क्या डालोगे? जल्दी बताओ आंसर, ये आपने ही बताना है मुझे। हाँ, अगर आप इसमें क्लोरीन डालो तो क्या होगा? Cl2 डालो अगर आप इसमें, तो कितने पोटेशियम है? दोनों हट जाएंगे बाहर, मतलब KCl रिमूव हो जाएगा ना। KCl ही तो हमको रिमूव करना था, यहां पर आप KCl लिख दो और ये बन जाए। अब इसको बैलेंस कर लो बस, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं प्रिपरेशन करने का, अदरवाइज इसकी इलेक्ट्रोलिसिस भी होती है। जल्दी बताओ क्या बनेगा? बैलेंस करो इसको ट्वाइस कर दें। इसको करने की जरूरत क्या थी? 2 तो पहले से ही थे। क्लोरीन करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा और इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा। अब हुआ ये बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे आपके पास KMnO4 की प्रिपरेशन। समझ में आया? तो अभी तक मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, KMnO4 पढ़ा दिया, K2CR2O7 की प्रिपरेशन पढ़ा दी। अब एक लास्ट इसकी रिएक्शन बताओ, आप बताओगे मुझे। व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज हॉट एंड कंसंट्रेटेड? जल्दी बताना। जैसे पहले बनाई थी वैसे ये भी बनेगी, जल्दी बताओ। K2SO4 MnSO4 पानी और ऑक्सीजन, यही होएगा इसका रिएक्शन। हाँ, ये अलग से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है KMnO4। बताना पर्ल, इसको हीट करने पे क्या होता है? अगर हम KMnO4 को हीट करें तो ये किस में डिकम्पोज होता है? K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? K2MnO4 में, और साथ में बनता है MnO2। तो मुझे लगता है इतना काफी है। ठीक है, कोल्ड वाली आप खुद से करो ना, क्या तो और बनेगा उसमें। हाँ जी, लेंथ नेट कंट्रैक्शन एक टॉपिक रहता है, वो भी पढ़ा देता हूं मैं आपको। लास्ट टॉपिक है, चौक लेके आओ, चौक खत्म हो गया।
हीट करके बनाएगा बच्चे, K2MnO4 बनेगा, K2MnO4, K2MnO4, MnO2। सर केमिकल एनालिसिस तो बात करें। ठीक है, अभी बताते हैं। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊं इसका, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का। सो बच्चे लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो पहले इधर बात सुनो, हमारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां पे खत्म होते हैं? लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में। ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6, इनका एटॉमिक नंबर है 57 से लेके 71 तक, बेसिकली 58 से लेके 71 तक। पहला एलिमेंट इसका कौन सा है? La, जिसका 57 होता है वैसे, और लास्ट वाला एलिमेंट है Lu, ल्यूटेटियम। अगर हम लोग 57 से स्टार्ट करें लेफ्ट टू राइट एफ ब्लॉक में, लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड सीरीज है। कौन सी सीरीज है? लैंथेनाइड सीरीज है। अगर हम लैंथेनाइड सीरीज में 57 से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ जाएं और लास्ट एलिमेंट हमारा आ जाए ल्यूटेटियम, इसका एटॉमिक नंबर 57 है, ये आपका La था लैंथेनम, और ये ल्यूटेटियम है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे क्या होता है? अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें इनर ऑर्बिटल ना बच्चे आपका कौन सा है? इनर ऑर्बिटल आपका 4f है। कौन सा है? 4f है। अब 4f ऑर्बिटल जो है उसका शील्डिंग इफेक्ट बड़ा पोर होता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा? पोर होगा। तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने से रोक नहीं सकता, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, याद ऐसे रखो, जब हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं लैंथेनम से ल्यूटेटियम पे, लैंथेनाइड सीरीज में जब हम लैंथेनम से ल्यूटेटियम पे जाते हैं तो साइज जो है वो रेगुलर डिक्रीज होता जाता है। साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि बीच में ऑर्बिटल कौन सा है? एफ ऑर्बिटल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक नहीं सकता। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका बैलेंस ऑर्बिटल है, और ये आपका एफ ऑर्बिटल है। यहां पर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बच्चे इस न्यूक्लियस का काम क्या है? इसको खींचना अंदर, और एफ के इलेक्ट्रॉन का काम है इसको वापस धक्का देना। लेकिन एफ जो इसको वापस रिपेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पोर। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा ना। फिर समझ में आया क्या बोला? फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। ये आपके पास यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे क्या होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा? इनर इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इनर आपका कौन है? एफ। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी चार्ज कौन सा है? ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये बैलेंस शेल है। तो न्यूक्लियस का काम है बैलेंस शेल को अंदर खींचना, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कौन सा है? तो ये इनर इलेक्ट्रॉन इसको वापस क्या करेगा? रिपेल। और ये इनर है कौन है? एफ। लेकिन एफ के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसकी शेप बड़ी डिफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा ना, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे ही हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इनर ऑर्बिटल कौन सा होता है? एफ, जिसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पोर। और उसका पोर शील्डिंग इफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसकी शेप बड़ी डिफ्यूज्ड है। शेप कैसी है उसकी? डिफ्यूज्ड है। बात समझ में आई? ड्यू टू इट्स डिफ्यूज्ड शेप, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अप्रोच कर जाएगा और साइज डिक्रीज कर जाएगा, एंड दैट डिक्रीज इन साइज इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लिख रहा हूं द ग्रेजुअल। और एक और बात यहां पे ध्यान देना, नॉर्मल एलिमेंट की बात नहीं होती है वो। जब आपके लैंथेनाइड को कंपेयर, पता है एटॉमिक रेडियस यहां पे लिखा मैंने, रेडियाई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उनके आयनिक रेडियाई की बात होती है यहां पर। मतलब जब उन सब में से 3-3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, La 3 पॉजिटिव, अगला वाला एलिमेंट कौन सा? सीरियम, नेक्स्ट है प्रेसियोडाइमियम, उसका 3 पॉजिटिव। तो आपको सारे एलिमेंट को 3 पॉजिटिव में लेना है। किसमें लेना है? 3, और तभी आपने कंपेयर करना है। तो आप बोलोगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द लैंथेनाइड, द ट्राई पॉजिटिव है ना, ट्राई पॉजिटिव, द आयनिक रेडियस ऑफ ट्राई पॉजिटिव स्टेट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, दैट डिक्रीज इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? इन लैंथेनाइड द साइज ऑफ
ट्राई पॉजिटिव ions decreases from left to right called कहां पे in lanthanide the size of tri positive ions decreases from left to right called क्या बोलते हैं उसको lanthanide contraction and it is because of यहां लिखा आंसर because of pore shielding effect of F and उसकी शेप कैसी है डिफ्यूज समझ में आया अच्छा ये कौन से एलिमेंट थे ये बताओ लैंथेनाइड ये 4F थे ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं ये 4F थे इसके नीचे आते 5F जिनका एटॉमिक नंबर शुरू होता है 90 से 103 तक उनका जो F होता है ना वो 5F होता है कौन सा होता है उसमें ना ये शील्डिंग और भी ज्यादा होती है क्यों आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में से ज्यादा कंट्रैक्शन कौन सी होती है तो आप बोलोगे एक्टिनाइड वाली रीजन क्या दोगे कि 5F बड़ा होता है 5F बड़ा होगा तो उसकी शेप और डिफ्यूज हो गई ना और डिफ्यूज मतलब उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और तेजी से अंदर आएगा समझ में आ गया सो बताओ मुझे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में से कौन सी कंट्रैक्शन ज्यादा होती है रीजन उसमें कौन सा F होता है 5 तो 5F का साइज बड़ा होगा ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसकी कंट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी समझ में आ गया वीक होगा लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट वीक है सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि डी ब्लॉक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स कुछ और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू